मैं एक राइटर हूँ, ये तो आपको पता है। मैंने काफ़ी फ़िल्में लिखी हैं, टीवी सीरियल लिखे हैं, किताबें लिखी हैं और मैं स्तंभ लेखन भी करती हूँ काफ़ी अखबारों में, अंग्रेज़ी अखबारों में और हिंदी में दैनिक जागरण में मेरा स्तंभ लेखन आता है। मेरा दौर लिखने का दौर अभी हाल ही में 10 साल हुए हुए हैं मुझे, जब से मैंने शुरुआत की। और पहली पुस्तक जो मैंने लिखी उसका नाम था ऑलमोस्ट सिंगल। उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ था और हिंदी में उसका नाम था लगभग सिंगल। और आप जैसे नाम से बता पा रहे होंगे, काफ़ी हास्य किताब थी। और उसमें ऐसा उस समय जब मैंने वो किताब लिखी, मैं होटल में काम कर रही थी, मैं वहाँ पे कर्मचारी थी, मैंने ट्रेनिंग वहाँ ली, ओबरॉय होटल का नाम सुना होगा आपने। और वहाँ पे मैं काम कर रही थी और ये मैंने जब 2 नौकरियों के बीच में मैंने एक नौकरी छोड़ी और दूसरी वाली पकड़नी थी, तो कुछ 2 महीने का समय मुझे मिला जिस जिस दौरान मेरे माता-पिता, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उस समय उनका तबादला मुंबई हुआ था और वो वापस दिल्ली लौट रहे थे, तो थोड़ा वो अनसर्टेनिटी थी, क्या क्या करें, क्या होगा? तो उस समय मेरी माताजी ने कहा कि आप को लिखना इतना पसंद है, तो ये समय अच्छा मिला है, तो इस समय में आप लिखना शुरू कर लो और जब दिल्ली में वापस हम लोग लौटेंगे, तब नौकरी ढूँढ लेना। तो मैंने कहा ठीक है कि ऐसा तो लगता नहीं है कि एक बारी करियर शुरू हो जाता है, जो भी करियर होता है उसमें ब्रेक्स तो मिलते नहीं हैं जब तक रिटायरमेंट ना हो। तो मुझे ये ऐसा ब्रेक मिल गया, तो मैंने इस समय मुझे याद है अभी भी, मैं सिद्धिविनायक मंदिर गई और मैंने गणेश जी का आशीर्वाद लिया और मैंने बस उनसे कहा कि आप जो भी समझें मुझे करना है वो मैं करूँगी और आपका अगर आशीर्वाद रहा तो मैं कंप्लीट या इसको ख़त्म भी कर पाऊँगी। तो मैं घर लौटी और उस रात सो गई और मुझे याद है दूसरे दिन अगली सुबह मैं 6 बजे सुबह उठ गई और लैपटॉप पड़ा हुआ था वहाँ पे और मैंने लिखना शुरू किया। और मुझे अब भी लगता है कि मुझे सिद्धिविनायक का दर्शन जो मिला और जो आशीर्वाद मिला उसकी वजह से मैंने अपनी ये नया रास्ता जो शुरू किया उनके ही आशीर्वाद से हुआ है। तो श्री गणेश करके मैंने शुरू किया, जैसे कहा जाता है। और उस समय मैं जानती भी नहीं थी कि पब्लिशिंग में क्या करते हैं, कौन पब्लिशर्स हैं, उनसे कैसे वार्तालाप करें, उनसे कैसे कांटेक्ट करें। मेरे परिवार में भी कोई नहीं था जो जिसने किताब पहले लिखी हुई थी। तो लकीली मैं बचपन से ही बहुत पढ़ती हूँ, बहुत किताबें पढ़ती हूँ, शौक है मेरा। और वो करते-करते मुझे नाम पता थे पब्लिशर के, मुझे पता था कि पेंगुइन बहुत बड़ा पब्लिशर है और हार्पर कॉलिन्स बहुत बड़ा पब्लिशर है। तो जब मैंने कुछ 9-10 महीने बाद पुस्तक ख़त्म की, लिखनी ख़त्म की, उस समय तक मैंने एक नौकरी भी ले ली थी और मैं ज़्यादातर वीकेंड पे लिख रही थी। और वो नौकरी मैंने ताज होटल में कर रही थी और उस समय मैंने पुस्तक ख़त्म की और मैंने गूगल पे देखा कि कौन-कौन से पब्लिशर हैं, उनके सबमिशन गाइडलाइन क्या है और मैंने फिर ये बस प्रिंट आउट लिए, बाइंड कराया, मुझे अब भी याद है। और मेरी माँ ने उसको एनवेलप में डाल के मेरी बहन के साथ दूसरा हर पब्लिशर के ऑफिस गई। उस समय वो खाली हार्ड कॉपी लेते थे, ईमेल सबमिशन जो अब चलता है वो नहीं था उस समय। तो हार्ड कॉपी छोड़ दी वहाँ और रिसेप्शन तक ही आना आ सके हम, तो हमने वहाँ पे छोड़ दी। और फिर द वेट बिगैन यार, उसमें लगभग 9 महीने लगे। उससे पहले किसी ने जवाब भी नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो 1 दिन में ही जवाब दे दिया कि नहीं ये हम नहीं छाप सकते और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी जल्दी जवाब दे दिया क्योंकि 60,000 वर्ड्स की किताब है। उस समय एडिटिंग से पहले तो ये 80,000 वर्ड्स की थी। अब 80,000 वर्ड की किताब कोई 1 दिन में कैसे पढ़ सकता है? मुझे तो नहीं पता। तो मुझे फिर भी मैंने अपने आप को फुसला दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, इन लोगों ने पढ़ी नहीं होगी। तो ऑप्टिमिज्म रखा मैंने अपने मन में और बस द वेट वाज ऑन। पता नहीं था कि क्या होगा, कोई हाँ में भी कुछ कहेगा कि ऐसे ही रहेगा, कि जैसे कितने कितने लेखक होते हैं और अब मैं कितने लोगों से मिली हूँ जिनके ड्रॉर में ऐसी किताबें पड़ी रहती हैं,
जिनको इन्होंने लिखा है, बड़ी शिद्दत से लिखा है, पर कोई रास्ता ही नहीं मिला, किसी ने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी, और एक या दो लोगों ने नहीं कह दिया तो वो मायूस हो गए और उन्होंने परस्यू भी नहीं किया। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो मुझे लगा मैं ठीक है, मैं भी ऐसी एक हो जाऊंगी। मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि आप तभी लेखक हो जब तक आपकी किताब छपती नहीं है, और जब तक छपेगी नहीं और जब तक कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं क्या करूं। तो मैं चुप रही, और कुछ 8-9 महीने बाद एक ईमेल आया, हार्पर कॉलिंस से आया, और उन्होंने कहा हमने आपकी किताब पढ़ी है और हमें बहुत पसंद आई है और हम इसे छापना चाहते हैं। और वो दिन और आज का दिन मुझे लगता है वो सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है। उसके बाद मुझे अवार्ड मिले हैं, बहुत कुछ हुआ है, पर मुझे लगता है कि जब वो पहली बार अ, कोई आपको कहता है कि हाँ, मुझे आपके राइटिंग में, आपके लेखन में विश्वास है, वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। उससे जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपका जो आत्मनिर्भरता इतनी बढ़ती है कि आपको बस लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन था। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। उस समय सीपी में ऑफिस था हार्पर कॉलिंस का, और वहाँ जाके मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और मैंने तो पढ़ा भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ सकते हैं आजकल तो हर चीज़ को इतनी बारीकी से देखना पड़ता है, और अब लॉयर भी है जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है। पर उस समय तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और थोड़ा आई कुडंट इवन बिलीव इट। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे साथ हो रहा है, और अब मैं एक्चुअली अपने आप को लेखक बुला सकती हूँ, कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक से नहीं पढ़ा और बस साइन कर दिया। पर ये लोग बहुत ही सभ्य लोग थे, अच्छे लोग थे, तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रही मेरी। और उनके साथ फिर एडिटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, और काफ़ी उसका तो समय लगता है। तो कुछ 1-1.5 साल बाद किताब निकली, और उसके बाद बहुत बहुत ही चली, और इतनी चली कि 2 लाख कॉपी इसकी बिक गई। और उस समय अगर आप 5 या 6 हज़ार कॉपी बेचते थे तो कहा जाता था कि ये बेस्ट सेलर है। पर ऑलमोस्ट सिंगल एक ऐसी ऑथर से जो कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था मेरा, कोई मुझे जानता भी नहीं था, ना मेरा कोई संपर्क था, ना कोई कांटेक्ट था। मुझे एक एक चीज़ याद है। जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई में मैंने लिखना शुरू किया, और वहाँ आई थिंक पेडर रोड पे जो वहाँ का बहुत ही मशहूर और कहा जाता है एक्सपेंसिव एरिया है, हाई हाई क्लास एरिया है, वैसी जगह है। वहाँ पे एक क्रॉसवर्ड बुक शॉप होता था, और मुझे लगता था कि अरे उसकी बड़ी बड़ी शीशे थे, और आप बिल्कुल शीशे के अंदर बुक स्टोर में देख सकते थे। बहुत ही सुंदर बुक स्टोर था। और शाम को जब हम टहलने जाते थे, मेरे घर के पास था, जहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर थे, तो उसके पास था, तो हम लोग टहलने निकलते थे, तो वहाँ से गुजरते थे, और मैं अंदर देखती थी, और हर कुछ 3-4 दिनों में कोई बुक रीडिंग चलती होती। तो मेरे मन में ये हो गया कि अभी तो किताब मैंने शुरू ही की है, पर अगर कभी ये किताब छपेगी और बाहर आएगी, तो मुझे एक बुक लॉन्च यहाँ पे ज़रूर करना है। तो ये मैंने अपने मन में बना लिया था, बिठा लिया था, और ये मुझे थोड़ी सी चीज़ जो ये थी वो मुझे मोटिवेट करती थी। और जब किताब वापस आई, लौटी, और आई पब्लिक में आई, तो मैंने अपने मार्केटिंग में जो थे हार्पर कॉलिंस में, उनके साथ प्लान्स बनते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, मेरा मन पहले से, जब मैंने ये किताब शुरू की थी, यही था कि मैं ये बड़े बुक स्टोर में अपनी किताब का छोटा सा लॉन्च भी करूं, 10-15 लोग भी हों, पर मेरा 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 ये संकल्प था कि यहाँ पे ज़रूर लॉन्च होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उनसे बात करके। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, उनसे बात की, ईमेल किया, जो भी किया इन्होंने, तो उन्होंने मुझे वापस फिर फ़ोन करके बताया, और थोड़े वो शर्मिंदा थे क्योंकि मुझसे पूछना था ऐसी चीज़। पर उन्होंने कहा देखिए, आपकी किताब तो अभी आप नए हैं, आपको कोई जानता नहीं है, तो क्या आप अपनी किताब के लिए कोई सेलिब्रिटी को ला सकते हैं? और अगर आप सेलिब्रिटी को ले आएंगे और वो किताब के लॉन्च पे होंगे, तो वो आपकी किताब का लॉन्च कर देंगे, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। तो मेरे लिए वो रियलिटी चेक था कि दुनिया कैसे चलती है। और मैंने उनसे कहा, अपने मार्केटिंग मैनेजर से मैंने कहा कि देखिए, मुझे तो लगता था कि किताब ही सेलिब्रिटी है, और किसी और की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब किताब है और किताब के बारे में है, और किताब अगर छपती है तो इतने परिश्रम के बाद छपती है, तो वही सेलिब्रिटी हुई।
तो उन्होंने कहा, हँसने लगे, उन्होंने कहा नहीं ये तो ये ऐसा नहीं चलता। तो उस समय मेरी इतनी जान पहचान भी नहीं थी, मैं किसी को बुला भी नहीं पाई, तो हुआ नहीं। पर मेरे लिए ये लगा कि हाँ, ये दुनिया बहुत ही अलग है। लेखक होके हम कमरे में बैठते हैं और लिखते हैं और पूरी दुनिया बनाते हैं, एक ही दुनिया नहीं, मल्टीपल दुनियाज़ बनाते हैं। और जब आप वास्तविकता के साथ आपका संपर्क होता है तो चल पता चलता है कि बहुत ही अलग चीज़ होती है। छोटी सी किताब थी, मैं जानी पहचानी भी नहीं थी, तो ज़्यादा मार्केटिंग भी उसकी नहीं हुई। उसने जब इतनी सफलता प्राप्त की कि 2 लाख कॉपी बिकी, तो ये खाली रीडर्स की वजह से बिकी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से बात किया, एक दूसरे को रेकमेंड किया ऐसी किताब, पूरी वर्ड ऑफ माउथ से ये किताब चली। और ना ही भारत में, अमेरिकी एक पब्लिशर थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा हम इसको अमेरिका में लाना चाहते हैं। उनका एक पब्लिशिंग प्रोग्राम चलता था, बैंटम डेल, न्यू वॉइसेस और अमेरिकन फिक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो उन्होंने अमेरिका में छापा, फिर ये किताब फ्रांस में छापी गई, उसका अनुवाद फ्रेंच में हुआ। तो ये किताब बहुत अपने आप, मुझे मुझे लगता है उन्होंने, किताब ने अपना सफ़र ले लिया, अपनी ज़िंदगी बना ली, अपना सफ़र पे निकल गई। और मैं बस बैठी रह गई और देखती रही। उसके बाद फ़िल्मों का दौर शुरू हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट सिंगल इतनी मशहूर हो गई थी तब तक। तो बॉलीवुड में लोगों ने मेरे साथ संपर्क करने लगे। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई में कुछ काम करूंगी या उनकी इंडस्ट्री के साथ जुड़ूंगी फिर से। मैं तो बिल्कुल किसी को नहीं जानती थी उस फील्ड में। और मुझे पता नहीं था कि उनके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वो राइटर्स की कदर करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या माहौल होगा। तो मैं झिझकती थी कि मुझे मुझे ये लगता था कि अगर और पहली किताब होती है, तो जो आप में से जो लिखते हैं आपको पता है कि पहली किताब जैसे पहला प्रेम होता है। आपको बहुत खुशी भी होती है, प्रसन्नता भी होती है, पर थोड़ा डर भी लगा रहता है कि आपको पता नहीं होता कि इसको मैं कैसे अपने से अलग करूं। और मेरे लिए पैसे कभी उतना महत्वता नहीं रखते थे और अब भी नहीं रखते। तो मुझे ये नहीं लगता था कि अगर कोई मुझे इतने पैसे दे देंगे तो मैं किताब को बेच दूंगी और फिर बस ख़त्म, मेरा मेरा नाता किताब से ख़त्म हो गया। क्योंकि वो तो यही चाहते हैं, वो बस चाहते हैं कि आप उनको किताब दें और उसके बाद ख़त्म। और आपको फिर कोई होल्ड नहीं है, वो कुछ भी कर दें उसके साथ, आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं हिचकती थी और मैंने बहुत लोगों को नहीं बोला ऑलमोस्ट सिंगल का फिल्म बनाने के लिए। पर जब उन्होंने डायरेक्टली मुझे अप्रोच किया कि आप क्या फिल्में लिखना चाहती हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई तो कर सकती हूँ, पर मुझे इतना पता नहीं है। और उस समय सिद्धार्थ आनंद ने मुझे कांटेक्ट किया। इन्होंने आपने देखी होगी इनकी फिल्में, वॉर फिल्म जो अभी हाल ही में आई है ऋतिक रोशन की, जो सबसे बड़ी फिल्म थी पिछले साल की। फिर इन्होंने सलाम नमस्ते बनाया। और इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके दादाजी जो थे, वो बहुत ही प्रख्यात पटकथा लेखन करते थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। इंद्रराज आनंद, उनका नाम भी आपने सुना होगा, सीआईडी जैसी फिल्म उन्होंने लिखी है। तो काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड से थे और मुझे उनका लगा कि उनका रहन सहन, उठना बैठना, बोलने का तरीका काफ़ी कंपैटिबल लगा मेरे साथ। और फिल्मों में लिखना, जैसे आप अगर किताबें लिखते हैं तो वो तो आप अकेले करते हैं, पर फिल्म में क्या होता है, ये टीम एफर्ट बन जाती है। तो आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। और बहुत ही हॉरर स्टोरीज जो आप सुनते हैं फिल्मों में कि क्रेडिट नहीं मिलना, किसी ने आपको निकाल दिया बीच में ही, पैसे नहीं मिले, ये सब चीज़ें होती हैं। किताब को ले लिया या आइडिया को ले लिया और बदल दिया पूरी तरह से। तो ये सब बहुत चीज़ें होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और मुझे लगता है कि जब आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिले वहाँ, और उनसे अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी है तो आप एक्चुअली अच्छा काम कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने अपनी पहली फिल्म अनजाना अनजानी लिखी। उसके बाद मैंने कहानी फिल्म लिखी। कहानी फिल्म तो आप लोगों ने ज़्यादातर देखी भी है। मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी फिल्म जो जो एक महिला पे केंद्रित है, इसके लिए क्या कोई मार्केट हो सकता है, कि ऑडियंस हो सकती है, दर्शक हो सकते हैं हमारे देश में।
और ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर ऐसी फिल्म जिसमें ना ही महिला केंद्रित है पर महिला उसमें गर्भवती है, तो उसमें कोई ग्लैमर नहीं है, उसमें कोई ऐसा कोई टिटिलेशन नहीं है, कोई बड़ा एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और जॉनरा भी ऐसा मिस्ट्री का, थ्रिलर का, जो ज़्यादातर पुरुष प्रधान जॉनरा है, उसमें ज़्यादातर पुरुष ही होते हैं। अगर मैं मिस्ट्री थ्रिलर बोलूँ आपको, पहला नाम आपके दिमाग में आएगा वो होगा जेम्स बॉन्ड। आप महिला का नहीं सोचेंगे इस जॉनरा में। तो मुझे लगा कि अगर हम ऐसी फिल्म बना सकते हैं, तो मुझे लगा कि देखते हैं, चैलेंज है। छोटी फिल्म थी, बहुत छोटी फिल्म थी, बजट बहुत छोटा था। मेरी पहली फिल्म अनजाना अनजानी न्यूयॉर्क में बनी, लॉस एंजलिस में बनी, बहुत पैसे खर्च हुए, सैन फ्रांसिस्को भी गई। पर ये जो कहानी थी, छोटी सी फिल्म थी, उसमें विद्या बालन थी और बाकी सब कलकत्ता के लोकल एक्टर्स थे। लोकेशन भी कलकत्ता थी, जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा महंगा तो नहीं है, और न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस वो सब देख के तो बहुत ही कम महंगा था। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। और वो सोच के मैंने लिखा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर ये चल गई तो महिलाओं को जैसे ट्रीट किया जाता है या उनको जैसे दर्शाता जाता है फिल्मों में, वो ये फिल्म बदल सकती है अगर ये फिल्म चल गई। और आप लोग तो जानते हैं, धन्यवाद विधि जी, सुरेश जी, आप लोग कहानी की बड़ाई कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और बिल्कुल वो नारी शक्ति पे बनी हुई थी फिल्म। और मैंने जो देवी जी का पूजो का जो आखिरी जो उनका विसर्जन होता है, उसके साथ जो क्रिएटिव लिंक कर दिया, मेरे लिए बहुत पावरफुल था। मैं कोलकाता में रही थी और मुझे देवी पूजन वहाँ पे, मैं हूँ उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में तो आप जानते हैं देवियों का बहुत चलती है, और चलनी भी चाहिए, अभी भी चलती है। एंड तो मैंने वो देवी देवी की शक्ति जो मैं ला पाई उस लेखन में, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब मैं कलकत्ता में थी तो पूरी रात उनकी प्रदर्शन चलते हैं, और जैसे माहौल बहुत ही सुंदर होता है, खाना पीना, लोग अच्छे कपड़े पहन के, वस्त्र पहन के घूम रहे हैं रात भर में, बिल्कुल सेफ सिक्योर होता है। तो उस माहौल को मुझे कैप्चर करना था। और महिलाएं भी बहुत सुंदर साड़ी पहनती हैं, और बहुत ही पावरफुल, जो आप कहते हैं आपको भावुक काम करने वाला माहौल रहता है उस समय कोलकाता में पूरे रात भर। तो वही मैंने इससे एंडिंग में जिन्होंने देखा है वो क्लाइमैक्स में मैंने इंक्लूड किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब वो फिल्म बाहर आई तो लोगों ने कहा फेमिनिस्ट है, ये डिस्कोर्स है, वो है। आज के दौर में तो कहते हैं हिंदुत्ववादी है, क्योंकि उसमें देवी का बिल्कुल इतनी प्राथमिकता दी है हमने। पर देवी पूजन दिखाया है, और देवी की पूजन मैं भी करती हूँ। तो ऐसा हो सकता है, पर हमारे मन में बस वही था कि भारतीयता को हम कैसे दर्शाएं। हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो सोच है, जो हम अपने मानव एक्सपीरियंसेस को, जो हमारे यहाँ इस धरती पे होते हैं, इस जीवन में हो रहे हैं, उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारी संस्कृति से, हमारी सोच से, जो हमारी पीढ़ियों पुरानी, हजारों साल पुरानी सोच है। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए, और महिला, ऑफ कोर्स महिला, स्त्री शक्ति, इन सब चीज़ों को सामने लाना, ये जब एक साथ आई, तब ये आई थिंक ये स्क्रिप्ट जो कहानी की है, या ये जो आइडिया था कहानी का, या पटकथा था ये, तब वो जन्मी। तो ये सब चीज़ें, ये जब आप जैसे खाना पका रहे हैं तो अलग अलग आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें आप डालते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अलग अलग चीज़ें थी उसमें। आप देखिए, देवी पूजन हो, भारतीयता हो, राष्ट्रीयता हो, ये सब चीज़ें जब एक साथ आई, महिला शक्ति, सशक्तिकरण, ये सब चीज़ें जब सामने आई, तब तब ये फिल्म होके आई। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था ये फिल्मों के साथ। उसके बाद मैंने एक टीवी शो भी किया, स्टार प्लस पे किया। वो 9 बजे आता था संडे के समय, और मुझे याद है उस समय बिग बॉस के बिल्कुल पैरेलल आता था स्टार प्लस पे। और मैंने कहा बस यहाँ तो मर गए, पता नहीं ये चली गई कि नहीं, क्योंकि बिग बॉस से बहुत कौन कौन compete कर सकता है तो ये भी मेरे बहुत ही करीब है, ये एयरलाइंस करके। क्योंकि मुझे पता चला कि एयरलाइन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पायलट्स जो हैं, कमर्शियल पायलट्स जो हैं, उनमें केवल 8-9% महिलाएं हैं।
और ज़्यादातर पुरुष ही हैं। और इसका ये रीज़न है कि पहले तो कॉस्ट बड़ा एक्सपेंसिव होता है, फ्लाइंग का कॉस्ट। तो इसमें ज़्यादातर माँ बाप ये सोचते हैं कि अच्छा अगर बच्ची को पढ़ा भी दिया तो हो सकता है कि वो छोड़ दे, और फिर इतने लाखों पैसे, और लाखों पैसे लगते हैं, वो चले जाएंगे, और अगर वो काम भी करे तो शादी हो जाएगी, तो हम क्या करें। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम एयरलाइंस का सोचते हैं और हम कहते हैं महिलाएं जो ये इंडस्ट्री में काम करती हैं, हम एयर होस्टेस का सोचते हैं, हम कभी पायलट का नहीं सोचते। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब मैंने बात की, बहुत पायलट से बात की, उनसे समझा, तो हर बारी जब मैं पायलट से बात करती थी, वो मैं उनसे पूछती थी कि आपने ये पायलट की नौकरी क्यों कर रहे हैं, क्या सोच थी आपकी। तो उन्होंने कहा ये हमारी बचपन से मर्जी थी, ये पैशन था कि फ्लाई करना है और ये सब चीज़ें करनी है। तो हम बिल्कुल, आई वॉज बॉर्न टू फ्लाई ऐसे कहते थे, हम पैदा ही हुए हैं फ्लाई करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर पुरुष ऐसा सोच सकते हैं, और अगर इतनी अंदरूनी चीज़ है कि आपकी बस इंस्टिंक्ट है कि आपको ये प्रोफेशन आगे करना है, तो महिलाओं के लिए भी वैसा होगा। और जब मैंने महिला पायलट से बात की तो उन्होंने बिल्कुल यही कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी पूरी ज़िंदगी हमें बस फ्लाई करना था। ये ऐसी नौकरी थी जो ये नहीं था कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं या साइंस में अच्छे हैं तो आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, पर पर अगर आपको फ्लाइंग का पैशन है तो आपको वो ही करना है। तो वो सोच लेके मैंने कहा ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि आजकल के दौर में इतनी महिलाएं, आज ही अभी आपकी एमपी से एक छोटे छोटे शहर से, आई थिंक उनके पिताजी चाय बेचते हैं, आंचल गंगवाल करके महिला हैं जो इंडियन एयरफोर्स में निकली हैं, और बहुत परिश्रम के बाद उन्होंने कंप्लीट किया है, और अब पूरा देश उन पे इतना गर्व करता है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा माहौल है कि हमको कुछ अपने लेखन से, थ्रू एंटरटेनमेंट, जो हम कहते हैं कि ये बस ये मनोरंजन के लिए ही है, पर फिर भी मुझे लगता है मनोरंजन ही हो, पर अगर हम कुछ बदलाव ला सकते हैं समाज में, कुछ सोचने में कुछ अंतर ला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी राष्ट्र सेवा, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं और अपने आप को देखूं, तो आपकी राष्ट्र सेवा इसी में ही निकल जाती है कि आप कुछ अपनी देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, कुछ सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नहीं कि आप खड़े होके माइक लेके सबको भाषण दे रहे हैं कि जी आप ऐसी अपनी ज़िंदगी जिए और ऐसी सोच रखिए। नहीं, आप मनोरंजन से, बहुत ही सटल वे से आप बदलाव ला रहे हैं। तो ये साइलेंट रेवोल्यूशन होता है, और इसकी महत्वता मोस्ट डेफिनेटली आज के समाज में, आज के माहौल में, जब हमको इतना एक्सपोजर है, इतनी कंटेंट है, मुझे लगता है कि राष्ट्र सेवा का ये माध्यम बहुत ही नेसेसरी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसमें अपना थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन है मैं कर सकती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा स्पीच आप लोगों के लिए, यार, सोच। और आपके सवाल अब शुरू हो गए हैं, तो मैं थोड़े सवालों का जवाब देती हूँ। 1 मिनट। अच्छा, थोड़ा ऊपर चलते हैं। अच्छा, हर्ष जी पूछ रहे हैं मैम, स्क्रिप्ट लिखते समय सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? बहुत बढ़िया सवाल है हर्ष जी। स्क्रिप्ट लिखते समय आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि पेस कैसी होती है। पेस का मतलब ये धीरे चल रही है कि बहुत ही जल्दी चल रही है, तो ये आपको सोचना पड़ता है। देखिए, किताब में जब आप किताब लिख रहे हैं, तो अगर आपको बारिश के बारे में लिखना है तो आप 4 पेज लिख सकते हैं जी। बारिश हो रही थी, बारिश ऐसी लगी, धरती ऐसे हो गई, फूल ऐसे खिले। आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। फिल्मों में आप ये नहीं कर सकते। फिल्मों में क्योंकि विजुअल मीडियम है, क्योंकि 1.5 घंटा 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलते हैं, आपको पेस बिल्कुल राइट रखनी चाहिए। अगर आप बारिश दिखा रहे हैं तो आप कुछ सेकंड्स के लिए दिखाएंगे, 1 मिनट के लिए दिखाएंगे। अगर गाना है तो 3 मिनट के लिए दिखा देंगे, और वो सब चीज़ें जो आपने 5 पेज में लिखी वो आपको
3 मिनट में डालनी पड़ेगी। तो ये पेस बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, कि आपको ये समझना चाहिए कि जो आपका, अगर ये फिल्म बनी तो आपकी एक ऑडियंस होगी, दर्शक होंगे, उनको बोरियत नहीं होनी चाहिए। तो आपको थोड़ा सेल्फलेस होना चाहिए। लेखक होके कभी लगता है कि वाह, मैंने क्या लाइन लिखी है, मैंने क्या चैप्टर लिखा है, इसको तो मुझे और लंबा करना चाहिए, इसमें तो और अटेंशन डालना चाहिए। पर ये आपको लिबर्टी फिल्म में नहीं मिलती। आप लेखक हैं, जी हाँ बिल्कुल, पर आपका जो, आपकी जो लेखन है, ये आप औरों के लिए लिख रहे हैं। ये मुझे एक बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस लगता है। तो पेस जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और सवाल देखें। दीपक मिश्रा जी कह रहे हैं, एक कहानी ऐसी नारी की लिखिए ना जो तमाम प्रयासों व संघर्ष के बाद एक आईएएस अफसर बनकर व्यवस्था का कार्यकल्प कर दे। अभिनेत्री होंगी कंगना रनौत। अच्छा, विश्वास करिए मज़ा आ जाएगा मूवी में। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। इनफैक्ट मैं एक बहुत अच्छी लड़की से मिली भी हूँ। मुझे इनविटेशन मिला था, ये आईएएस एकेडमी जो होती है मसूरी में, दीपक जी, वहाँ पे वहाँ से मुझे बुलावा आया। वहाँ पे उनका एक लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और उस समय हमको ट्रेनिंग ऑफिसर्स मिलते थे पार्ट, बडी के लिए, कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ चाहिए आपको, तो ये बच्चे आपका ध्यान रखते थे। और उसमें से एक लड़की थी केरल की, और उसकी कहानी बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वहाँ उससे बहुत मिलती थी। और उसकी माता जी नहीं थी, खाली पिताजी थे, और बड़े संघर्ष से बहुत ट्रेनिंग, उसने काम किए कुछ साल, फिर पैसे जमा किए, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग पे गई, और ट्रेनिंग में दिल्ली में रही ना, दिल्ली में कोई था ना, कुछ खाने पीने की व्यवस्था थी, बहुत मुश्किलात से उसने पढ़ाई की। और फिर उसने एग्ज़ाम दिया और निकल गई। और उससे पहले वो बरेली में भी थी, बरेली में भी काम कर रही थी। तो उसने जब पैसे इकट्ठा करे, उसने पहले इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, फिर बरेली आई काम करने के लिए, फिर ट्रेनिंग ली। और उसके पिताजी को पता भी नहीं था वो सब कर रही थी, क्योंकि पिताजी के पास पैसे ही नहीं थे। तो ऐसी कहानी मुझे लगता है हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगा लोगों को। जर्नलिस्ट सतीश चंद जी कह रहे हैं कि बिग बॉस ही नहीं, सलमान, करण जौहर, महेश भट्ट, भूषण और एकता जैसे कई लोग का मनोरंजन इंडस्ट्री पर कब्जा हो है। बिल्कुल, अगर आप फिल्मों की बात करें तो ये तो संभाविक है, क्योंकि स्वाभाविक भी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हम उन्हीं लोगों, इतना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है काम करना, फिल्मों में लिखना या एक्टिंग करना या प्रोड्यूस करना या डायरेक्टिंग करना, कि लोग ज़्यादातर उन्हीं के साथ उनकी तरफ आकर्षित होते हैं जिनके साथ उनका वर्क एक्सपीरियंस हुआ है, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस हुआ है। और वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं, बट फिल्म हिट हुई है। फिल्म इंडस्ट्री बॉक्स ऑफिस पे चलती है, जो भी कुछ कह ले, हम परिवार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, अगर आपकी फिल्म चल रही है तो आपके आमने सामने लोग घूमेंगे, आपको काम मिलेगा। आप कैसे किस्म के इंसान हो, तब भी आपको काम मिलेगा। पर अगर वो बॉन्डिंग नहीं है तो बिल्कुल नहीं होता। और बिल्कुल गुटबाजी तो है ही। और उसमें कैंप्स होते हैं, कुछ लोग वही कैंप में रहते हैं, उन्हीं लोगों में काम करते हैं, और लोगों के साथ नहीं काम करते। कैंप का भी ये गुटबाजी ये भी चलती है कि आप इसको मत लो, उसको मत लो, इस फिल्म में, वो उस फिल्म में। देखिए, हमारी इंडस्ट्री अनलाइक हॉलीवुड बहुत ही स्टार ड्रिवन है। तो ये स्टार्स जो होते हैं, इनसे इनसे चलती है, और फिल्में भी ऑडियंस की वजह से स्टार के नाम पे चलती हैं ज़्यादातर। तो अगर एक बड़ा हीरो, और वो भी पुरुष हो, महिलाओं जैसे कंगना, किसी ने नाम लिया, कंगना जैसी एक्ट्रेस होती है तो फिल्म चलती है उनके नाम पे, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो ज़्यादातर ये पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है। और स्टार सिस्टम इतना हावी हो जाता है कि अगर आपकी कहानी वो बदलना चाहते हैं, अगर मैं लेखक के तौर पे देखूं या ऐसा कुछ हो। अब मुझे याद है, एक उभरते सितारे के साथ मेरी एक बार ये बात हो रही थी, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर मैंने उनको कहा कि देखिए, मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी का आइडिया है, और आपसे इसको मैं शेयर करना चाहती हूँ, कि आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको।
और उन्होंने कहा डायरेक्टर कौन है, तो मैंने कहा नहीं मेरे पास अभी निर्देशक नहीं है, मैं अभी आइडिया ही है, और नहीं मैं तो खाली डायरेक्टर से के साथ काम करता हूँ, निर्देशक कौन होता है उसी के साथ करता हूँ, स्टोरी स्क्रिप्ट कुछ भी हो, मैं बस निर्देशक के साथ काम करता हूँ। तो उन्होंने जाके निर्देशक के साथ ही काम किया उसके 3-4 साल बाद, और एक फ्लॉप के बाद दूसरी फ्लॉप के बाद तीसरी फ्लॉप। मुझे इससे खुशी नहीं होती, पर मेरी सोच ये है कि ये आपको दर्शाती है कि लेखकों की और कंटेंट की क्या अप्रिसिएशन है। जब कोई एक इतने बड़े परिवार से भी वो आते थे और इतने युवा पीढ़ी के थे, और इनकी सोच ऐसी थी कि भाई निर्देशक ही सब करेगा। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और कैंप सिस्टम बिल्कुल चलता है। और मुझे तो लगता है जो नेपोटिज्म का डिबेट भी हुआ है वो भी बहुत वैलिड डिबेट है और होना ही चाहिए, क्योंकि वो भी परिस्थिति है, परेशानी है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री को खुद अपने आप को सुधारना पड़ेगा। और एक तरीके से वो सुधार आएगा जब हम लोग जो बाहर हैं, और स्पेशली आप लोग जो बिल्कुल परे हैं इस इंडस्ट्री से, आप ये चीज़ें उठाएं और इसकी बात करें, तो जो क्रेडिट होना चाहिए, वो सब चीज़ें जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो बढ़ेगी इंडस्ट्री में। और थैंक यू जर्नलिस्ट सतीश चंद जी। सुरेश जी, आपने पूछा है कि अद्वैता एक खास बात, मैं जब कहानी फिल्म का मैटिनी शो पीवीआर ईडीएम मॉल दिल्ली में देख कर हॉल से बाहर निकला, मैंने तभी अपनी एक अभिनेत्री मित्र को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मुझे विद्या से उनके इस फिल्म में अभिनय को लेकर बात करनी है। उन्होंने मुझसे विद्या जी का नंबर शेयर भी किया, और मैंने विद्या जी को आपके बारे में बता दिया है, और उन्होंने कहा है कि आप उन्हें 9 PM पर फ़ोन करें। और फिर विद्या से इस फिल्म की कहानी और उनकी अभिनय को लेकर हमारी काफ़ी बात हुई। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। ओके मानसी जी, मैम जैसे डायरेक्टर से कनेक्ट करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है, मानसी जी पूछ रही हैं। मानसी जी, आजकल डायरेक्टर सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही ओपन हैं और लोगों से कांटेक्ट में भी रहते हैं, तो एक तो वो माध्यम है। और अब थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी आ गया इंडस्ट्री में, एजेंट्स आ गए हैं। जैसे एक जो एजेंट हैं वो क्वान करके हैं, तो उनके साथ काफ़ी डायरेक्टर्स टाई अप हो गए हैं और उनके साथ संपर्क में रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कुछ लिखा है तो आप उसको रजिस्टर ज़रूर कराइए, कॉपीराइट ज़रूर कराइए, क्योंकि कोई आपके आइडिया को या कहानी को चुरा ना ले। और ये बहुत होता है, हम सुर्खियों में भी आपने देखा होगा प्लेजरिज्म का, ये वो, और लोग बस आइडिया उठा लेते हैं, प्लॉट उठा लेते हैं और अपनी फिल्म जिसके पास पैसा है जल्दी से बना देते हैं, और फिर आप हाथ के हाथ बैठे रह जाते हैं। तो आपको अपने आप को सिक्योर करना चाहिए, पहले इसको कॉपीराइट करिए और फिर उसके बाद आप किसी को भी अप्रोच करिए, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, एजेंट हो, प्रोडक्शन हाउस हो। प्रोडक्शन हाउस तो सबसे ये लोग सब अपने सबमिशन गाइडलाइंस रखते हैं और इनके पास टीम्स होती हैं जो खाली कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। चित्रा जी ने पूछा है, मैम while writing a novel or story, how one should do the necessary research? Chitra, it depends on what the research is. If the research is historical, then for example, you might have to go to the National Archives, okay? And say you're writing a story on Subhash Chandra Bose or a film on Subhash Chandra Bose, then you will find a lot of material on him. Of course, online is the most basic form of research. Everybody goes online. But if you want like documents, if you want letters, if you want actual references to his life, you can go to, these esteemed organizations like the National, like I said, Nehru Memorial, and go to the archives and all of those things. And of course, some research also requires travel. It's of course become a lot more easier because you can research things online and you can watch YouTube videos. For example, if I want to write about Tashkent in Russia, I can go ahead, go online, go on YouTube, type in Tashkent, and they'll tell me, this is the city, this is what it looks like, this is the weather, and I can get a real taste of it. But if you really want to get authentic, then I think
you need to go out and travel also. You know that nothing helps you understand a city that more than travel. For me, Kahani, I lived in Kolkata for about 9 months, so you know I gained a real insight into the city, and that really helped me in writing the film. So you know I think even travel is very important for research. And always make a list of your sources, always keep your sources handy, because you know you don't want to be called out on getting something wrong or not having researched it properly. So it's very important to make a list of the sources you've used, so that tomorrow if someone questions you on a certain point or a scene, then you can bring up your sources and say this is where I got it from. Utpal Datta ji is asking if we could jointly write a screenplay based on the life of a single person. Utpal Datta ji बहुत ही प्रतिष्ठ and very senior film critic from Assam. Thank you so much Utpal da for being here today. ये अपना टाइम असम और झारखंड के बीच में बिताते हैं और इनका कॉलम्स चलते हैं और बहुत ही रिनाउंड हैं। तो आपको मेरी क्या ज़रूरत है, आप तो खुद लिख सकते हैं, मुझसे भी अच्छा लिख सकते हैं। बट थैंक यू। और अच्छा, और आए हैं रजनीश, हिंदी में बोल रहे हैं, पटकथा लेखन से पूर्व चिंतन का धराताल कैसे होना चाहिए। और यू नो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि मुझे याद है जब भी कोई याद क्या जब भी कुछ आता है बाहर, जैसे किताब लिखी या फिल्म लिखी या सीरियल लिखा, तो लोग पूछते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आया, कैसी सोच आई। पर ये जैसे मैंने पहले अभी भी कहा कि कहानी फिल्म इसलिए मैंने लिखी क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स थे जो एक साथ आ गए उससे तैयार हो गई। तो चिंतन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, अभी मैंने जिस चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ वो काफ़ी 2611 से इन्फ्लुएंस्ड है, या आप कह सकते हैं प्रेरणा सूत्र उसका 2611 है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि मैं एक होटेलियर थी, मैं होटल में काम करती थी, ओबरॉय में, ताज में, दोनों कंपनी में मैंने काम किया है। और जब 2611 हुआ मैं जानती थी लोगों को वहाँ जो फंसे हुए थे, और एक तो मेरा स्टूडेंट भी था जो मर गया उस अटैक में। तो वो ऐसी एक हिस्टोरिकल चीज़ हुई हमारे जीवन काल में, और मैं तो अपने लिए बोल सकती हूँ कि मेरे जीवन काल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ और मैं कभी इसको नहीं भूलूंगी। और इसकी वजह से मैंने कहानी फिल्म भी लिखी, क्योंकि उससे पहले जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट सिंगल बहुत ही हास्य, अम्यूजिंग, कैजुअल, लाइट फिक्शन था। पर कहानी बिल्कुल टेरर में चली गई, और वो इसलिए था क्योंकि मुझे बहुत क्रोध हुआ, बहुत ही ज़्यादा। जब 26/11 में 3 दिन हम बस देख रहे थे और मैं लोगों को जानती थी, और मुझे लगा जैसे कि सीना किसी ने अंदर से चीर के बाहर फेंक दिया है, क्योंकि ऐसा लगा कि दिल ही नहीं है उसके बाद, इतना गुस्सा था। और लेखक होके तो दिल होना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको चीज़ें फील करनी चाहिए। पर मेरे लिए वो इतना प्रभाव कर दिया, इतना प्रभावित किया कि कहानी फिल्म फिर उससे वहीं से ही जन्मी। और फिर अब भी जो मैं एक लिख रही हूँ, किताब लिख रही हूँ, वहाँ पे भी मुझे लगा कि हमने बहुत लोगों की कहानियाँ सुनी जो वहाँ पे गेस्ट थे, जो अमीर लोग थे, मशहूर लोग थे, उनके बारे में तो बहुत सुना। पर जो स्टाफ था वहाँ पे, जो कर्मचारी थे होटल के, जिनको कभी ज़िंदगी में कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है ऐसी परिस्थिति के लिए, उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई, पर हमें कुछ पता नहीं। उनमें से इतनों ने जान खो दी, पर हमें उनके नाम भी नहीं पता। उनमें से सब जो बचे वो लौटे काम पे। इमेजिन आप ऐसी जगह काम पे लौट रहे हैं जैसे इतना खून, वहाँ जहाँ इतना खून खराबा हुआ है, क्या स्ट्रेस होगा, क्या ट्रॉमा होगा, उनके बारे में हमने नहीं सुना। और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में बिल्कुल हमने सुनना चाहिए, पर इन लोगों के बारे में हमने कुछ नहीं सुना। तो कभी कभी आप ये चीज़ें सोचते रहते हैं। अब 26/11 को इतने साल हो गए, पर मेरे मन में ये चीज़ें घूम रही थी। और कभी कभी उसकी वजह से भी आप कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे इस पे लिखना है, या इस पे फिल्म बनानी है, या सीरियल बनाना है, या वेब सीरीज़। अब तो वेब सीरीज़ का दौर आ गया। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। और जर्नलिस्ट सतीश चंद फिर से पूछ रहे हैं कि मैम, लिखते समय सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कहानी की शुरुआत कैसे हो, मार्गदर्शन करें। सतीश जी,
शुरुआत तो मुझे, अगर मैं अपनी निजी एक्सपीरियंस की बात करूँ, शुरुआत तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बहुत चीज़ें शुरू करती हूँ। मुझे दिक्कत आती है ख़त्म करने में। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब शुरुआत होती है किसी चीज़ की, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, बहुत उत्साह होता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है, फिर यहाँ इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, डिस्कशन चलते हैं, पॉइंट्स बनते हैं, कहाँ कहाँ चित्रा जी पूछ रही थी रिसर्च, उस समय में रिसर्च की लिस्ट बनती है, यहाँ जाना है, वो करना है, इससे बात करनी है, यहाँ लाइब्रेरी से ये किताब लेनी है, तो ये सब चलता है, तो बहुत उत्साह होता है। फिर बाद में जब उसको ख़त्म करना पड़ता है, मेरे लिए मुश्किल वहीं से ही आती है। और मुझे तो शुरुआत का, अगर मैं किसी को मुझसे पूछता है कि शुरुआत कैसे करें, तो मैं तो कहती हूँ श्री गणेश करके, गणेश जी का पूजन करके, जैसे मैंने पहली किताब के साथ किया, आप शुरू करें, आरंभ करिए बस। क्योंकि ये कहाँ जाएगी, एक चीज़ तो हम एक और चीज़ करते हैं, ये मैंने बहुत लोगों से में देखा है, कि वो आएंगे और कहेंगे कि मैं किताब तो लिख दूँ, मैं स्क्रिप्ट तो लिख दूँ, पर क्या ये किताब बनेगी, क्या ये प्रकाशित होगी, क्या ये फिल्म बनेगी? अरे ऐसी गारंटी किसी के पास नहीं है, आज भी मेरे पास ऐसी गारंटी नहीं है। मैंने इतने अवार्ड जीते हैं कहानी के लिए, पर आज भी अगर मैं कुछ लिखूंगी, तो वो किसी प्रोड्यूसर के पास जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा, एक्टर के पास जाएगा, और उनको अपना खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये कुछ बनाना है कि नहीं बनाना है, या कूड़े के डब्बे में फेंकना है। कर सकते हैं वो। जब मैंने पहली किताब लिखी, मुझे नहीं पता था कि ये क्या होगा, इसका किताब बनेगी, या कोई रिजेक्ट करेगा, या अमेरिका पहुंच जाएगी, फ्रांस पहुंच जाएगी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने बस लिखा क्योंकि मेरा मन था लिखने के लिए। तो मेरा आपसे यही, अगर मैं आपको कुछ टिप दूं या एडवाइस दूं, तो यही है कि आप बस शुरुआत कीजिए, और आपको आश्चर्य होगा कि एक बार ही आपने शुरुआत कर दी, तो ये आपको कौन कौन सी दुनियाओं में, गलियों में, कहाँ कहाँ ले जा सकता है, आपको बहुत ही आनंद होगा। पर बस एक बारी डर छोड़िए। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए। अगर ब्लैंक पेज है, तो ब्लैंक पेज को ताड़िए, देखिए, और उसको देखते ही रहिए, और किसी ना किसी तरह आपके हाथों से, कीबोर्ड से कुछ शब्द सामने आएंगे। अगर आप पेन पेपर से लिखते हैं, तो कुछ लिखेंगे आप। तो बस वही डिसिप्लिन है कि बस जाके बैठ के सामने बैठ जाइए, और भाई ये, क्योंकि मैं उठूंगा नहीं जब तक मैंने एक पैराग्राफ नहीं लिखा। मैंने कह रही हूँ पूरी कहानी लिख दीजिए, एक पैराग्राफ भी लिख दीजिए, बस जाके एक पैराग्राफ लिखिए, फिर उठ जाइए। ऐसे ऐसे बनती हैं कहानियाँ। आई होप दैट वाज हेल्पफुल सतीश जी। विधि सिंह पूछ रही हैं, कहानी लिखने का विचार कैसे आया? कहानी फिल्म की बात कर रही है मुझे लगता है। ये किसी घटना से प्रभावित थी अथवा पूर्णतः कल्पना? ओके। क्या इसके लिए आपको शोध भी करना पड़ा था? यदि हो तो किस प्रकार? जी, तो कहानी फिल्म, जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे 26/11 का प्रभाव मुझ पर बहुत ही ज़्यादा था, और काफ़ी मैं उसके बारे में सोचती रही हूँ, और मैं अब भी उसके बारे में बहुत सोचती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं खुद बदल गई उसके बाद। जैसी मैं लेखक थी, मेरा लेखन बदल गया, मेरे विचारधारा बदली, मेरी आप सोचिए राजनीति की तरफ मेरा जो दृष्टिकोण था वो बदला, और तो बहुत चीज़ें मेरे बारे में बदली 26/11 के बाद। उस समय मैं इतना इतना ध्यान भी नहीं रखती थी, आई मीन उम्र तो बहुत कम थी उस टाइम, तो इतना वो सोचते भी नहीं थे, अपने काम में लगे थे, खुशी अच्छी ज़िंदगी थी, तो इतना बॉर्डर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, ये सब ऐसी सोच भी नहीं थी। उसके बाद अब मेरा नज़रिया बिल्कुल बिल्कुल बदल दिया, आई मीन टोटली ट्रांसफॉर्मेटिव था। तो कहानी फिल्म मुझे लगता है कि इसलिए हुई क्योंकि मैं आंतरिक तौर पे इतनी बदल गई। और देखिए, कहानी कोई किसी भी लेखक से आप बात कर लीजिए, वो कहेंगे आपको कि अ, जो आप जन्मते हैं, जो जो आपसे जिस चीज़, जो लेख आपसे निकलता है, उसकी सीड्स जो प्लांट होते हैं, काफ़ी काफ़ी समय लगता है उनको फ्लावर करने में। तो 26/11 हुई, और कहानी फिल्म मैंने 2010 में शुरू की लिखनी, और 2012 में रिलीज़ हुई। तो 2-3 साल लगे, पर वो मेरे अंदर वो जीवित रही, वो सोच
कि अगर हम वो जो हमको हेल्पलेसनेस लग रही थी ना उस समय, जो लग रहा था कि भाई हम कुछ नहीं कर पाते, कर सकते हैं, ये बिल्डिंग्स जल रही हैं, अंदर हमें पता है लोग मारे जा रहे हैं, पर हम यहाँ बैठ के बस देख ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये जो हेल्पलेस फीलिंग थी, ये हेल्पलेस फीलिंग को टारगेट करने के लिए मैंने ऐसी फिल्म लिखी जिसमें वो महिला जाके, जिसके पति को ऐसे मारा गया है टेरर अटैक में, वो महिला ने जाके बदला लिया और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी सोच से, अपनी चतुराई की वजह की बदौलत उसने बदला दिया। उसने बड़े गन वन ये सब नहीं किया, वो कोई ऐसी नहीं थी, स्पाई नहीं थी कि बिल्डिंगें चढ़ रही हैं और जेट चला रही हैं, नहीं, उसने अपनी ब्रेन्स को यूज़ किया, दिमाग को यूज़ करके किया। तो उससे आई थिंक कहानी, और फिर रिसर्च तो करना पड़ा मुझे, बहुत पढ़ना पड़ा। मलॉय कृष्णधर हैं, उनकी एक किताब है, थोड़ा सीक्रेट सर्विस, सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उनकी वो सोचते कैसे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ों को मैंने पढ़ा, समझा और उसके बाद लिखा, क्योंकि ये मेरे लिए ऑफ कोर्स एक बहुत ही नई दुनिया थी ये सब चीज़ें। पर थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ अपनी ज़िंदगी से तो रखते ही हैं। जैसे मैं कलकत्ता में थी और मैं कलकत्ता विदेश से मैं 4 साल रह के आई थी अमेरिका में, और फिर कलकत्ता आई बिल्कुल उसके बाद। तो एक इतनी अमीर जगह और एक कलकत्ता में ऐसी गरीबी आपको दिखती है जो आपको बिल्कुल जैसे गरीबी तो पूरे भारत में है, पर कलकत्ता में आपके सामने ऐसे प्रकट होती है कि जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। इतनी गरीबी दिखती है और आपको, आपका दिल बिल्कुल दहल जाता है कि कोई आके आपको ना कॉलर लेके, अगर हम आजकल शहर में खिड़की ऊपर कर लेते हैं, पर वहाँ पे ऐसी गरीबी दिखती है जो जैसे कोई आपको कॉलर से लेकर हिला रहा है और कह रहा है कि देखो, आंखें खोलो, क्या हो रहा है लोगों के पास साथ, क्या गरीबी है इस देश में। तो कलकत्ता का वो इमेज जो है वो मेरे खुद एक्सपीरियंस से आया। और मैं खुद विदेश से आई थी, तो मुझे लगा कि विद्या का भी अच्छा होगा, अगर वो विदेश से आई है तो वो कलकत्ता को उस नज़र से देखेगी जैसे मैंने देखा था, जो आउटसाइडर की नज़र से, बाहर से देखा। तो हर चीज़ उसके लिए बहुत ही इंटेंस हो गई, और ये नहीं थी कि वो इग्नोर कर सकती थी, कि हर चीज़ वो देखती थी क्योंकि वो बाहर से आई थी। और ये एक ऐसा शहर है जो संस्कृति में इतना इतना आगे है और बहुत ही सुंदर उनकी सोच है, कल्चर है, आर्ट है, लिटरेचर है, गाने हैं, फिल्में हैं। पर एक दूसरी तरफ ये वामपंथियों का दौर जो चल रहा था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो वायलेंस आता है, उनकी जो हिंसा की तरफ प्रवृत्ति है, वो भी झलकती थी कोलकाता में। तो मुझे वो ट्रेड यूनियनिज्म, वो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मैंने बहुत लंबा जवाब दिया विदित जी, पर ये बहुत ही अच्छा सवाल था मेरे लिए। थैंक यू। Acha, what tips would you suggest for newcomers, especially reading list? Meeta from Ujjain is asking me. Meeta, I would say I'm not a snob. I don't think that you should read a book because everybody is saying it's a classic or it's a great book or you should read it, or you will seem intellectually superior if you've read it, and you'll seem intellectually inferior or dumb even if you haven't read it. I think reading gives you pleasure. I think whatever book it is, it expands your horizons. So you must read what you enjoy, not what other people think you should read or tell you to read. For me, that is very important. It's certainly the way I read. I love the mystery genre. I never thought I would write a thriller, but I love the mystery genre. I love to read it. And because I find them clever, I find plots clever, I find sequences clever, so I love to read it. So I think, read what you enjoy, and it's walking into a gateway. Once you walk in, you will discover so many other writers, and it's wonderful. So there isn't anything specifically I will tell you to read, but I think reading is a lifelong habit, and it must be cultivated. अच्छा, विंध्या जी ने पूछा है स्क्रिप्ट राइटिंग में रोजगार का कितना अवसर है, जिसमें मीडिया या नॉन मीडिया बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के लिए अवसर मिल सके? क्या यह टोटल अनुभव पर ही निर्भर है या पढ़ाई के बाद सामान्य तरीके से शुरुआत
की जा सकती है। अच्छा, विंध्या जी, बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग कोर्सेज भी हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ भी देते हैं, FTII भी है, फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, वहाँ पे हैं ये कोर्सेज फिल्म मेकिंग में। पर मुझे लगता है मैंने कभी कोई कोर्स नहीं किया लिखने का, और जो मैंने किया है वो बस अपॉर्चुनिटी मिली है और मैंने किताब लिखी। जैसे आप लोगों को पता है मेरी जर्नी क्या थी, मेरा सफ़र कैसा था। तो मुझे नहीं लगता कोई आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, हाँ ब्रेक्स चाहिए होते हैं। तो जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट होता है तो मैं यंग राइटर्स को अपॉर्चुनिटी देती हूँ जिनका शौक है, और राइटिंग रूम बनाते हैं हम लोग, और मैं उस राइटिंग रूम को लीड करती हूँ। तो मैं उनको मार्गदर्शन देती हूँ, और वो लोग फिर उस राइटिंग रूम में काम करते हैं। तो आजकल ये काफ़ी चल रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं। तो अगर आप नामी लेखक नहीं हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप ये राइटिंग रूम्स में भाग ले सकते हैं, और आपको एक्सपीरियंस और सीख मिल सकती है। जैसे मैंने अपनी फिल्म अनजाना अनजानी सिद्धार्थ आनंद के साथ, उन्होंने फिल्में लिखी थी, मैंने जैसे कहा उनके दादाजी भी फिल्में लिखते थे, बहुत प्रख्यात थे, तो उनका बहुत ही नॉलेज थी, और वो भी फिल्म स्कूल में नहीं गए, बस बचपन से और शौकीना, उनको पता था। तो उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। तो एक्सपीरियंस से आप बहुत चीज़ें सीख लेंगी। मुझे नहीं लगता आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए होगा इसके लिए, कि बैकग्राउंड चाहिए या मीडिया नॉन मीडिया, ये सब चीज़ें मामूली चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो आई मीन अमेरिका में तो इतने महंगे होते हैं ये कोर्स, लाखों लाखों लोग खर्चते हैं इसके लिए, पर वो कोई गारंटी नहीं है। ये नहीं है कि आप डॉक्टर की पढ़ाई करें और आपको एक्सपर्टीज़ मिले और ट्रेनिंग मिले और फिर आप डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं, लिखना मतलब अगर आपकी कहानी कोई पसंद करता है तो बस आप अपने आप को लेखक समझिए। Ravi Bachchan ji, Namaste ma'am. Nepotism is so deep in the film industry. How it can be dealt? I like I said earlier, people. It is deep. It is certainly deep. But you have someone like Shah Rukh Khan, for example, who's come from the outside, was a TV actor, and then made it very big and continue to be big for for now I think nearly 3 decades. So it's not like it's not impossible to make it if you don't have the right connections. Like I said, even in the writing world, even in the publishing world, who I mean, I live in Delhi, all the publishing houses are in Delhi. Very often I see that, people who are this one's child or that one's wife or husband or something, some connection from here, there, they'll just get a book deal like that, they'll have a book idea, they'll meet at a party, वो कहेंगे कि oh I really want to write a book, हाँ हाँ please write, और ऐसे बुक डील मिल जाती है। हम लोग को 9 महीने 10 महीने रुकने पड़ते हैं एक जवाब हाँ या ना के लिए बस। तो ऐसा होता है और सब जगह होता है। अब ये इन रवि जी, इन बॉलीवुड, व्हाई इट्स गेटिंग टॉक्सिक इज दैट ये थोड़ा गॉसिपिंग होती है, इनके पीआर बैटल्स बहुत लड़ते हैं, इनकी एक कैंप दूसरे कैंप की खींचता है, स्टोरीज प्लांट करता है, क्योंकि स्टेक्स इतने हाई होते हैं, फेम आपको मिलती है, अटेंशन मिलता है, पैसे मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो देर इज सच अ हंगर फॉर ऑल दीज थिंग्स कि लोग एक दूसरे के खींचने में लगे रहते हैं, और इसकी वजह से ये इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। और नेपोटिज्म को आई थिंक देखिए, अगर अगर किसी की फिल्म चल रही है, जैसे अक्षय कुमार भी बाहर से आए हैं, उनकी फिल्में इतनी चल रही हैं, या आप अजय देवगन को देखिए, वो तो स्टंटमैन, उनके पिताजी स्टंटमैन थे। तो अगर आप बॉलीवुड के हायरार्की देखें तो सबसे ऊपर तो आपका एक्टर प्रोड्यूसर ही होता है, उसके बाद लेखक वेखक सब, हम लोग सब लाइन से आते हैं। पर स्टंटमैन उतना उतना डोमिनेंट नहीं है एक फिल्म में, क्योंकि वो खाली फाइट सीक्वेंसेस के लिए आते हैं। पर उसके बावजूद अजय देवगन जी ने इतना इतना बड़ा करियर अपने लिए बनाया है। तो ये पॉसिबल होता है, पर आई थिंक यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आई नो ये शब्द गलत है, पर ये सबसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है कि जो बिचीनेस जो है ना इंडस्ट्री में, वो बिचीनेस की वजह से लोगों का मनोबल बहुत टूटता है, और ये बहुत ही सैड चीज़ है। और हमने हाल ही में देखा जो हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और वो ऐसे थे जो जिन्होंने अपना नाम बनाया था, और उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था। तो आई थिंक ये मनोबल जो होता है ये तोड़ना कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं,
और कुछ लोग पहले से ही थोड़े फ्रेजाइल होते हैं इन मामलों में, तो उनको कुछ चीज़ें ज़्यादा चुभती हैं जो औरों को नहीं चुभती। पर इस इंडस्ट्री में आपको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है। और आप एक चीज़ तो समझ लीजिए, अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ये फ्राइडे को हिट हुई तो आपके लिए पूरे दरवाजे खुल जाते हैं। अगर अगली फिल्म फ्लॉप हुई तो वही दरवाजे आपके मुंह पे बंद किए जाते हैं। तो बहुत हार्श रियलिटी होती है इस इंडस्ट्री में। थैंक यू सतीश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आदित्य उत्तम जी पूछ रहे, कृपया फिल्म पटकथा लेखन की कुछ फॉर्मेट के बारे में बताइए। आदित्य जी, एक थोड़ा बहुत महंगा है, पर ये अमेरिकी एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका नाम है फाइनल ड्राफ्ट। और ये फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर जो है, ये बिल्कुल आपका ऑटो फॉर्मेटिंग करता है, और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है, हॉलीवुड हो या यहाँ पे हो। तो आप बस उस पर लिखिए और ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट करता है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि स्क्रीन प्ले कैसे दिखते हैं, तो स्क्रीन प्ले अवेलेबल है ऑनलाइन। आप थ्री इडियट्स के स्क्रीन प्ले फॉर एग्जांपल, वो तो इसके तो किताब भी छपी है, तो आप वो खरीद सकते हैं, या फ्री के स्क्रीन प्लेस भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो आप बस स्क्रीन प्ले पढ़िए, जितने आपको मिल सकते हैं आप उन्हें पढ़िए, एंड आपको एक्सपीरियंस उससे मिल जाएगा, आप देख पाएंगे। और जब आप तैयार हैं लिखने के लिए, तो आप फाइनल ड्राफ्ट को ट्राई करिए। बहुत ही ईजी है, बहुत ही यूज़ भी उसका बहुत ही सिंपल है, तो आपको वो बहुत हेल्पफुल लगेगा। सो गुड आफ्टरनून कैलाश जी। और अनु जी पूछ रही हैं, राइटर बनने के लिए क्या क्या से शुरू करें? लिखना शुरू करिए। राइटर तो लिखता ही है, तो आप लिखना शुरू करिए। अगर बच्चे हैं आपके घर में, तो आप उनको कहिए डायरी रखें, तो थोड़ा बहुत वो डायरी पे लिखें, और इससे इससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो डायरी का बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं आप लोग मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, पटकथा में शोध का कितना, अच्छा ये और सवाल भी आ रहे हैं। सुपेय अद्वैता जी, लिस्टिंग आउट सोर्सेज, ऑथेंटिक वर्क, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच शशिकला जी। एंड आई थिंक सुरेश जी फॉलोज मी ऑन ट्विटर ऑल्सो, तो थैंक यू। समय पर का प्रवेश, सादर अभिनंदन। थैंक यू एवरीबडी। 1 घंटा से ऊपर हो गया है, तो मुझे लगता है अब मुझे बंद करना चाहिए बोलना। और आपके सवाल अभी भी आ रहे हैं, बट थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहें तो मैं बिल्कुल लौटूंगी। आजकल तो हम लोग सब घर पे ही ज़्यादातर बैठे हैं, तो जब भी आप चाहें, आप संजय जी, शशिकला जी को बता दीजिएगा, और मैं खुशी खुशी लौटूंगी। थैंक यू विधि जी, आपके सवाल बहुत अच्छे थे। एंड थैंक यू एवरीबडी। और बहुत बहुत ही फीडबैक आ रहा है, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। My Facebook account Anu is in my name. There's a page also that you can add, and I'm on Twitter also, so that is there. So thank you so much everybody, and bas, that's all. So I think I'll end the broadcast now, and thank you and goodbye and happy writing, and I hope to see something of yours soon. Thank you so much.